गुड मॉर्निंग। आज हम C++ लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बोला, C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको AT&T बेल लेबोरेटरीज में बेजान के द्वारा डेवलप किया गया था। It is a powerful language because it has a powerful features of developing। इस लैंग्वेज में C++ के सारे फीचर्स और साथ में OOP के जो फीचर्स है वो दोनों शामिल है, इसलिए इसे हम C लैंग्वेज का एक्सटेंशन मानते हैं। – 1983 में C को जब डेवलप किया गया था तो क्लासेस उसमें ऐड ऑन किए गए थे, तो C विद क्लासेस आई थी, लेकिन बाद में इसके नाम को चेंज कर दिया गया और इसको C++ कर दिया गया, क्योंकि प्लस प्लस ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। चूंकि C लैंग्वेज को हमने एक्सटेंड किया है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया C++, यानी कि C का इंक्रीमेंट। 1990s में ANSI और ISO के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स इस लैंग्वेज के लिए बनाए गए थे। उन स्टैंडर्ड्स को भी शामिल कर लिया गया। अब आज की तारीख में जो हमारे पास C++ लैंग्वेज अवेलेबल है वो बेसिकली सुपरसेट ऑफ C है, यानी कि C उसमें पूरी की पूरी एज इट इज है। कि C की जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ है वो क्या क्या है, जैसे C++ में क्लासेस हैं, इनहेरिटेंस है, फंक्शंस ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, और यही सब फीचर्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। यानी कि C++ लैंग्वेज is capable of manipulating abstract data types also। जो हमारी प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं वो तो C में भी मैनिपुलेट होती थी, लेकिन C++ में उनके अलावा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के डेटा को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। C++ is a versatile language, यानी कि हम वेरी लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हम इसमें तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो, चाहे वो एडिटर का डेवलपमेंट हो या कोई आप नए प्रकार का एडिटर बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। या आप कोई कंपाइलर का डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कंपाइलर डिज़ाइन किए जा सकते हैं। लार्ज डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। एक लार्ज कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डेवलप किया जा सकता है। इस तरह से हमारे रियल लाइफ में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम C++ लैंग्वेज को इस्तेमाल करके उनके लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट C++ लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हमें एक सैम्पल प्रोग्राम देखना होगा C++ का, कि किस तरीके से C++ में हम एक प्रोग्राम लिखते हैं।
हैश सिंबल इंक्लूड IO string using namespace std int main cout within the double quote C++ is better than C \n डबल कोट बंद सेमीकोलन रिटर्न 0 ब्रेस क्लोज। तो यहां आप देख सकते हैं, ये एक मैंने सैंपल प्रोग्राम आपको लिखा है। इस सैंपल प्रोग्राम में सबसे पहली जो लाइन है वो है हैश सिंबल इंक्लूड, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन दीज टू। आफ्टर दैट स्पेस एंड विद इन द लेस देन ग्रेटर देन IO स्ट्रिंग। यानी कि हम सी लैंग्वेज जिन्होंने पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोग्राम की लाइन हैश सिंबल से स्टार्ट हो रही है तो वो प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट माना जाता है। यानी कि प्रोग्राम के कंपाइलेशन से पहले ही जो लैंग्वेज का प्री प्रोसेसर है वो ऐसी लाइनों को खुद एग्जामिन करता है जो लाइन हैश सिंबल से स्टार्ट हो रही है, और उस लाइन के अनुसार उसने काम करना होता है। तो क्या काम करना है? ये जो IO स्ट्रीम हमारी जो फाइल है, बेसिकली दीज आर द हेडर फाइल्स which are already stored in the library whose name is include। include नाम की लाइब्रेरी में IO स्ट्रीम नाम की एक फाइल मौजूद होती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम हमारे जो प्रोग्राम में कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो लिखते हैं उनके लिए जो फंक्शंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन फंक्शंस का कोड IO स्ट्रीम फाइल में पहले से मौजूद होता है। तो क्या करना पड़ता है? IO स्ट्रीम फाइल को इस लाइब्रेरी में से बाहर निकालना पड़ता है, मेमोरी में लाना पड़ता है। तो ये काम किसने करना है? कंपाइलर ने करना है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर निर्देश होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि IO stream.h ये जो हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल का कोड यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। वो कौन प्लेस करेगा? प्री प्रोसेसर कर देगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस है यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बारे में हम आगे चल के बताएंगे। बट आफ्टर int main is nothing but a main program of this या main function of this example। यहाँ पे हमने डेटा टाइप लगाई हुई है int, यानी कि मेन फंक्शन के द्वारा जो रिटर्न किया जाएगा सिस्टम में वो क्या किया जाएगा? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न की जाएगी। इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने क्या लगाई हुई है? int। नाउ ब्रेस ओपन, यानी कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज cout। cout इज नथिंग बट ए ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? ये आउटपुट क्लास का ऑब्जेक्ट है।
लेस देन ये जो हमारा सिंबल है, ये ओवरलोड किया गया है अब, और विद इन द डबल कोट ये हमने क्या दी हुई है, स्ट्रिंग दी हुई है, यानी कि सी आउट फंक्शन के जरिए इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को कॉल किया जाएगा और आर्ग्यूमेंट के रूप में ये डबल कोट में जो स्ट्रिंग है वो उसे पास कर दी जाएगी। तो वो फंक्शन जो कि आउटपुट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो काम करेगा, उसको आपने क्या दे दिया, आर्ग्यूमेंट दे दिया। आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया, एक स्ट्रिंग आपको आउटपुट भेजनी है, तो वो C++ इज बेटर देन C डॉट, यहां तक ये जो स्ट्रिंग है ये कहां चली जाएगी, आउटपुट स्ट्रिंग में चली जाएगी, और वहां से ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। \n ये आउटपुट कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है। \n यानी कि अब अगली जो आउटपुट आएगी वो कहाँ आएगी, न्यू लाइन पे आएगी, और उसके बाद रिटर्न 0। हर फंक्शन चूंकि रिटर्न करता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 0 इज इंटीजर वैल्यू। उसके बाद आपका ब्रेस क्लोज यानी कि प्रोग्राम की समाप्ति। तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा, इसी देखिए सी में जो कमेंट लाइन लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, // जो भी कमेंट लिखना है वो लिखिए स्टार और स्लैश। यहां पे उल्टा कि यहां पे सिंपल है, 2 / और आप जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। यानी कि इस स्टेटमेंट को कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कमेंट लाइन स्टेटमेंट है। ये प्रोग्रामर के लिए है, जिसने प्रोग्राम लिखा है उसकी जानकारी के लिए है कि यहाँ पे जो कमेंट लिखा होगा उसको पढ़ने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये मैंने कोड किस काम के लिए लिखा है। इस तरह का कोई कमेंट अगर प्रोग्रामर डालना चाहे प्रोग्राम में डाल सकता है, चाहे वो सिंगल लाइन कमेंट हो, चाहे डबल लाइन कमेंट हो, या 3 लाइन का कमेंट हो। 3 लाइन में लगातार डालना है, डालिए, कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह से यहां पे मैंने बताया कि ये आपका क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर है। होता क्या है कि इंसर्शन ऑपरेटर को यहां पे क्या किया, ओवरलोड किया गया है। यानी कि फंक्शन को अपन ने ये क्या दे दिया, आर्ग्यूमेंट दे दिया। आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रिंग है। हमेशा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मेमोरी में एक जगह बन जाती है। तो यहाँ पे आपने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया, सी आउट, तो ये हमारा आउटपुट का ऑब्जेक्ट है, और मेमोरी में जो हमारा स्थान रुका हुआ है वहाँ क्या पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा, और वहाँ से हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर मेमोरी से जो स्ट्रिंग मौजूद है या डेटा जो भी मौजूद है उसको वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। बेसिकली इट इज ए बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे इसको दूसरे पर्पज के लिए यूज़ किया गया है, और वो क्या है, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग के लिए। यानी कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट की गई है। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट मतलब वो एक बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर ऑफ बिट्स को शिफ्ट कर रहा है, यानी कि काम वही है उसका कि बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करना। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, एक बिट को करता है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बिट्स को करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेटर को क्या किया हुआ है, ओवरलोड किया हुआ है। यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है आईओ स्ट्रीम, ये बेसिकली हमारी एक फाइल है जो मैंने आपको बताई अभी।
इस तरीके से और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं, यानी कि डिफरेंट कार्यों के लिए जो फंक्शंस या क्लासेस क्रिएट की गई है, उन क्लासेस का कोड उन डिफरेंट हेडर फाइल्स में मिलता है। अब बात करेंगे हम नेम स्पेस की। नेम स्पेस क्या है? इट इज ए न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ANSI C++। ये क्या करता है कि हमने प्रोग्राम में जिन आइडेंटिफायर्स को यूज किया है उनके स्कोप को बताता है कि अगर हमने आइडेंटिफायर्स को नेम स्पेस स्कोप के साथ डिफाइन किया है तो हमको ये स्टेटमेंट प्रोग्राम के बिगिनिंग में लिखना ज़रूरी है, यूजिंग नेम स्पेस STD। STD यानी कि स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से संबंधित जिन भी आइडेंटिफायर्स को हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे वो सब नेम स्पेस स्कोप के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ पे ANSI C++ के द्वारा लाइब्रेरी को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। या इसलिए जब भी हम ANSI C++ की लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शंस हैं या ऑपरेटर्स जिनको ओवरलोड किया गया है उन फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, तो चूंकि वो चीज़ कहाँ है? इस स्कोप के अंतर्गत है, तो उस स्कोप का नाम यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। स्कोप का नाम है यहाँ पे STD और ये किसके अंतर्गत है? नेम स्पेस के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ए C प्रोग्राम कि बेसिकली C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कि कोई हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना है, इंक्लूड फाइल्स, क्लास डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शंस डेफिनेशन, मेन फंक्शन, so this is our structure। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है C++ के अंदर कि हम अपने प्रोग्राम को 3 फाइल्स में डिफाइन करते हैं या लिखते हैं। एक फाइल तो होती है वो फाइल्स जिनमें क्लासेस वगैरह पहले से बनी हुई है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। एक हम जिन क्लासेस को डिक्लेयर करना चाहते हैं उसको हम एक अलग क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, एक अलग फाइल में डिक्लेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस को जितनी हम बनाना चाहें। और चाहें तो हम उसी फाइल के अंदर प्रत्येक क्लास के मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशंस भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन को एक दूसरी फाइल में देते हैं और मेन फंक्शन हम किस में देते हैं? एक थर्ड फाइल में देते हैं। तो ये जो हमारी अप्रोच है ये क्लाइंट सर्वर अप्रोच की तरफ हमें ले जाती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद नंबर ऑफ क्लासेस और फंक्शंस
वो हमने सर्वर पे रखे हुए हैं। क्लासेस का डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशंस, ये भी हमने सर्वर के पास रखी हुई है। और हम हमारे मेन फंक्शन प्रोग्राम को लेके कहाँ बैठे हुए हैं? क्लाइंट साइड पे लेके बैठे हुए हैं। तो क्लाइंट को जब भी जरूरत पड़ेगी क्लासेस की, फंक्शंस की या मेंबर फंक्शंस के कोड की, वो चीज़ हम मेन फंक्शन के माध्यम से सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर हमें उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। यानी कि वी कैन नॉट मॉडिफाई द थिंग्स विच आर स्टोर्ड ऑन सर्वर, क्योंकि सर्वर से एक्सेस राइट लगाए जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ हमें मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की परमिशन होगी या इनके मेंबर फंक्शंस को रेस्ट्रिक्टेड रूप में यूज़ करने की यूज़ करने की परमिशन मिलेगी, लेकिन उसे मॉडिफाई करने की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। तो जो हमारा कंसेप्ट था कि डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे, वो इसी प्रकार से बनी रह सकती है। तो हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके, वैसे तो नॉर्मली जब हम C++ का कंपाइलर मार्केट से परचेज करते हैं तो डिफरेंट कंपनीज का आता है। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो उसमें बिल्ट इन ही होता है। डॉस वर्जन के लिए, विंडोज़ के लिए अलग से परचेज करना पड़ता है। उस कंपाइलर में एडिटर होता है, एडिटर के माध्यम से हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसे हम सोर्स फाइल बोलते हैं। उस सोर्स फाइल के अंदर हम अपनी क्लासेस का डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशंस और मेन फंक्शन की डेफिनेशन को देख सकते हैं। जो फाइल क्रिएट होगी प्रोग्रामिंग की, उसका एक्सटेंशन होगा .cpp, क्योंकि C की जो कोडिंग की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .c। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइलर से कंपाइल करवाते हैं। कंपाइलर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को चेक करता है कि वो ग्रामेटिकली यानी कि सिंथेटिकली सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द C++ लैंग्वेज सही है कि नहीं है। और उसके बाद अगर कोई एरर होती है, सिंटैक्स एरर होती है, तो कंपाइलर बता देता है। आप उन एरर्स को एडिटर में वापस जाके सही करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। जब कोई एरर या कोई वार्निंग्स नहीं आती है तो कंपाइलर उस फाइल की अन्य फाइल, दो और फाइलें क्रिएट करता है। एक बैकअप फाइल क्रिएट करता है, एक उसकी exe फाइल क्रिएट करता है। और बाद में जब रन करना होता है आपको, तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसका नाम लिख के कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर मार दीजिए, तो प्रोग्राम का कोड एग्जीक्यूट होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नॉर्मली कि जो C++ का प्रोग्राम है वो भी ठीक उसी प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से C लैंग्वेज के लिए लिखते थे। बस शर्त ये है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि क्लासेस की डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन और मेन फंक्शन का डेफिनेशन अलग अलग फाइल में होता है। ठीक है, हम चाहें तो इन क्लासेस में, इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो क्लासेस हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्लासेस में जो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन यानी कि इनको मेन फंक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है, एज वेल एज लाइब्रेरी की क्लासेस के फंक्शन को भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा C के टोकन्स कौन से होते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे बनाए जाते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।